Welcome to Department of Political Science. I'm Assistant Professor Avinash Kumar. I'm going to continue the same chapter that is Constitution. अभी हम संविधान के बारे में जैसा कि प्रीवियस वीडियो लेक्चर में डिस्कस किया था उसी को जारी रखेंगे और इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको परिवर्तनशीलता के आधार पे संविधान के प्रकार के बारे में बताऊंगा। परिवर्तनशीलता के आधार पे संविधान के दो प्रकार होते हैं, एक होता है फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन और दूसरा होता है रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहले फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन को समझेंगे। फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन कहने का तात्पर्य क्या है? जैसे हम लचीला संविधान बोलते हैं तो इसको समझने के लिए पहले कानून समझना होगा। किसी राष्ट्र राज्य में दो तरह के कानून हो सकते हैं, एक कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज और दूसरा जनरल या ऑर्डिनरी लॉज। अगर किसी राष्ट्र राज्य में या किसी देश में इन दो तरह के कानून में संशोधन या अमेंडमेंट करने के जो प्रोसेस हैं, जो प्रक्रिया है, अगर वो एक ही तरह का हो तो ऐसे संविधान को हम फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन या लचीला संविधान बोलते हैं। तो ऐसे राष्ट्र राज्यों में वहाँ के जो लेजिस्लेचर है उसको अमेंड करने के लिए मतलब जनरल और ऑर्डिनरी लॉज को और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज को वो साधारण बहुमत से उसका अमेंडमेंट कर सकते हैं। जैसा कि आप इंग्लैंड का उदाहरण ले सकते हैं, वहाँ रोड के नियम या संवैधानिक कानून को बदलने के लिए एक ही प्रक्रिया है, वो है सामान्य बहुमत से उसका अमेंडमेंट किया जा सकता है। इस प्रकार इंग्लैंड का संविधान एक फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन है। जो सेकंड टाइप है वो है रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, वैसा संविधान जो रिजिड कठोर हो, तो इसके अमेंडमेंट प्रोसेस थोड़ा डिफिकल्ट हो। तो जैसे हम बात करते हैं रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन की, तो रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत फिर वही बात आती है कि ऑर्डिनरी लॉ, सामान्य कानून और संवैधानिक कानून, अगर इन दोनों के अमेंडमेंट प्रोसेस सेम ना हो, अलग अलग हो, जैसा कि सामान्य कानून के लिए सामान्य बहुमत में के द्वारा कोई वहाँ का लेजिस्लेचर, वहाँ का जो लेजिस्लेटिव असेंबली होता है या पार्लियामेंट बोल सकते हैं, उसको अमेंड कर सकता है। लेकिन फंडामेंटल राइट्स या जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज है उसके अमेंडमेंट के लिए सामान्य बहुमत से नहीं होता, या तो 2/3 मेजॉरिटी चाहिए या तो 3/4 मेजॉरिटी चाहिए। अगर 2/3 या 3/4 बहुमत से ऐसे संवैधानिक कानून को बदलने की जरूरत पड़े तो ऐसे संविधान को हम रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। गार्नर के अनुसार जो रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है वो भिन्न सोर्स से उत्पन्न होता है और जो कानूनी रूप से सामान्य कानूनों से उच्च होते हैं और इनके जो अमेंडमेंट का प्रक्रिया है वो भिन्न होता है। इस तरह के संविधानों का उदाहरण भारत का संविधान और अमेरिका का संविधान है। अभी तक संविधान के जो वर्गीकरण का जो तरीका, 3 तरीके पे बात हो चुकी, जिसमें पहला था ओरिजिन, उत्पत्ति के आधार पे, फिर उसके बाद जो दूसरा था वो था कि संविधान रिटेन है या अनरिटेन, मीन्स बेस्ड ऑन कन्वेंशन और लॉज, और जो तीसरा कैटेगरी था वो अभी हमने बताया, वो था परिवर्तनशीलता के आधार पर, जिसमें भी 2 तरह के संविधान थे, फ्लेक्सिबल और रिजिड। अब हम संविधान के गुण और अवगुण, गुण और दोष, मेरिट और डिमेरिट्स के बारे में चर्चा करेंगे। तो अभी हम गुण की बात करेंगे। तो जो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रथम गुण है वो है परिवर्तनशीलता। ये जो एडेप्टेबिलिटी है अलिखित संविधान का सबसे प्रमुख गुण है, क्योंकि ये परिवर्तनशीलता उस देश में तरह तरह की स्थिति में अपने आप को परिवर्तित करके वहाँ की स्थितियों को नियंत्रित करती है। तो ये एक पहला गुण है। अब दूसरा गुण अगर देखें तो वो है प्रोटेक्शन फ्रॉम रेवोल्यूशन, क्रांति से रक्षा। जैसा कि आप जानते हैं, अगर किसी देश में वहाँ मौजूद कानून अगर पुराना पड़ जाए, वो समाज की जरूरत हो, राष्ट्र राज्य के नागरिकों की जरूरत को
जरूरतों के हिसाब से पुरानी हो चुकी है, उसमें परिवर्तन की जरूरत पड़े और वहाँ के विधानमंडल, वहाँ के पार्लियामेंट में इसको अमेंडमेंट करने के लिए, इसको संशोधित करने के लिए एक जटिल प्रक्रिया हो, मतलब 2/3 या 3/4 के बहुमत से उसका अमेंडमेंट किया जाना हो, तो वहां पे ये मुश्किल हो जाता है। उतने विधायक या उतने सांसद या उतने पार्लियामेंट्रियंस नहीं आएंगे सपोर्ट में, तब तक वो कानून में संशोधन, संवैधानिक कानून में संशोधन होना मुश्किल है। लेकिन अलिखित संविधान में ये चीज आसान हो जाता है, क्योंकि अलिखित संविधान में क्या होता है कि सामान्य कानून और संवैधानिक कानून के बदलने के तरीके सामान्य बहुमत से हो जाता है। तो एक तो ये है कि वहाँ संविधान में परिवर्तनशीलता आसानी से हो सकता है, और दूसरी बात ये है कि वहाँ जो एक विकसित होने का जो तरीका किसी संविधान का, वो सोसाइटी के जरूरतों के हिसाब से होता है। तो इस प्रकार ऐसे देश में जहाँ अलिखित संविधान है, वहाँ क्रांति की जरूरत नहीं पड़ती है, वहाँ के संविधान में संशोधन, परिवर्तन आसानी से हो जाता है। तीसरा जो गुण है वो है प्रगतिशीलता या प्रोग्रेसिवनेस, या प्रोग्रेसिव बोल सकते हैं। जो प्रोग्रेसिवनेस है, अगर इसको आप फिर देखिए, अगर जिस तरह से वहाँ के नागरिक की जरूरत बदलेगी, उसके हिसाब से वहाँ के संविधान में परिवर्तन होते जाएगा, तो वहाँ के संविधान जो है वहाँ के लोग के आइडिया, वहाँ के मेंटल सेटअप के हिसाब से प्रोग्रेस करता है। तो इस प्रकार उस देश का जो विकास है आसानी से होते रहता है। और जो चौथा कैटेगरी है वो है आइडियल ड्यूरिंग इमरजेंसी। ऐसा इसलिए बोलते हैं क्योंकि लिखित संविधान वाले राष्ट्र राज्यों में, लिखित संविधान वाले देशों में देखा जाता है कि इमरजेंसी के समय संविधान को बदलना या संविधान में कोई परिवर्तन लाने में एक जटिलता देखी जाती है। लेकिन इमरजेंसी के दौरान में या इमरजेंसी के समय अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन वाले देशों में इसमें परिवर्तन लाना रिटन कॉन्स्टिट्यूशन वाले देशों से आसान होता है। अब अलिखित संविधान के डिमेरिट के बारे में पढ़ेंगे। तो इसका जो पहला दोष है, ये पहला डिमेरिट है, वो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन अस्पष्ट और अनिश्चित होता है। इसमें वहाँ के जो कानून व्यवस्था या देश को चलाने के लिए वहाँ के लॉज कोडिफाइड नहीं होते हैं, लिपिबद्ध नहीं होते हैं, लिपिबद्ध तरीके से संग्रहित नहीं होते। यही कारण है कि एक कंफ्यूजन रहता है कि क्या करना है या क्या नहीं करना है। तो ये जो अलिखित संविधान में जो अस्पष्टता देखी जाती है, एक जो अस्थिरता या अनिश्चितता देखी जाती है, ये ऐसे संविधान का प्रथम दोष है। अब दूसरी बात, और जो दूसरा अवगुण है, दूसरा जो दोष है, जैसा कि आप जानते हैं अलिखित संविधान में बहुत कम ही पोर्शन, कुछ कम ही हिस्सा जो होता है लिखा होता है, या कन्वेंशन के तौर पर लिखी हो, चार्टर के रूप में देखा जा सकता है, स्टैट्यूट के रूप में देखा जा सकता है। लेकिन बहुताय जो भाग होता है संविधान का, वो अलिखित होता है। यही कारण है कि वहाँ नागरिकों के जो मौलिक अधिकार है, जो नागरिकों के जो अधिकार हैं, वो लिखी नहीं होती। यही कारण ऐसे संविधान नागरिकों के मौलिक अधिकारों या अधिकारों को सुरक्षित करने में असमर्थ रहता है। अब जो तीसरा जो दोष है इस तरह के संविधान का, वो है जैसा अगर भारत जब 1947 में आजाद हुआ, अगर यहाँ अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता, सबसे अच्छा उदाहरण भारत ही हो सकता है। क्यों? क्योंकि भारत एक नया लोकतांत्रिक देश है। 1947 में एक नया लोकतांत्रिक देश के रूप में उभरा, और वो एक मिला जुला कर संघीय ढांचा वाला था। संघीय ढांचा का कहने का मतलब केंद्र में भी सरकार, केंद्र स्तर पे भी सरकार हो और राज्य स्तर पे भी सरकार हो। तो अगर भारत में अलिखित संविधान होता तो बहुत दिक्कत हो जाता। क्यों? क्योंकि यहाँ के नागरिक अभी लोकतंत्र के रवैये, मतलब जो रीति रिवाज, जो कस्टम्स हैं, जो वहाँ के नॉर्म्स होते, उससे उतना पूर्ण रूप से अवेयर नहीं थे कि 1947 के पहले हम गुलाम थे। तो यही कारण था कि अगर हम भारत में एक अलिखित संविधान को अपनाते
तो ये सही नहीं होता। किनके क्या राइट्स हैं, क्योंकि भारत में आप देखें बहुत तरह की व्यवस्थाएं ऐसी है जो संविधान में क्लियरली वर्णित है, क्लियरली लिखा हुआ है। इससे ये जो एम्बिग्यूटी, ये जो एक अस्पष्टता की स्थिति वो खत्म हो चुकी, वो उसको मतलब कम से कम कर दिया गया है। तो इस प्रकार अगर कोई राष्ट्र आज नया लोकतंत्र के रूप में उभरा हो और वहाँ संघीय ढांचा हो, तो वैसे जगह के लिए अलिखित संविधान अनुपयुक्त है, नॉट सुटेबल। क्योंकि वहां अगर लिखा हुआ नहीं होगा तो आपस में कंफ्यूजन रहेगा, और वो देश नया नया उभरा है एक लोकतंत्र के रूप में, संघीय ढांचा है, तो चलाना मुश्किल हो जाएगा, एक अराजकीय अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, मीन्स एनार्की की सिचुएशन उत्पन्न हो जाएगी। और अगर अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण अवगुण इस अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन का है न्यायाधीशों का बोलबाला। मतलब वहां अब क्लियर कट है, जैसा कि मैंने बताया, इसके अभी जब कोई लिखा हुआ नहीं है तो एक्सपर्ट कौन होगा वहां का? हायर कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, फेडरल कोर्ट, या जो भी तरह के मतलब कोर्ट हो, एपेक्स कोर्ट। तो वो जो सर्वोच्च न्यायालय होगी, सर्वोच्च न्यायालय अपने हिसाब से वहां के कन्वेंशंस को, वहां के कानूनों को इंटरप्रिटेट करेंगे, उसका व्याख्या करेंगे। इससे क्या होगी कि जो नागरिक पक्ष को भी नजरअंदाज भी किया जा सकता है अगर न्यायाधीश ऐसा चाहेंगे तो इस प्रकार जो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन के डिमेरिट्स हैं पे चर्चा कर दी है। अब अगले वीडियो लेक्चर में या तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, संविधानवाद की शुरुआत करेंगे, या कोई और टॉपिक संविधान के अंतर्गत अगर इम्पोर्टेंट होगा तो उस पर डिस्कशन करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज राइट इन कमेंट, नेक्स्ट वीडियो आई विल ट्राई टू क्लियर। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिखें और अगले वीडियो में मैं इसको क्लियर करूँगा, क्लैरिफाई करूँगा, स्पष्ट करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।